जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो टॉप 30 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो पिछले वाले करंट अफेयर के जो भी अभी तक वीडियोस बने हुए हैं, टॉप 10 टॉप 15 जितने भी हैं पिछले 7-8 दिनों में, आप लोग प्लीज़ उसको भी ज़रूर देख जाइएगा। और जो भी पीडीएफ शेयर किया गया है जय स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने कर रखा है तो उसको रिवाइज करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कौन से वो दो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस में जाएंगे। एक्सियम 4 एक मिशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर जाएंगे एक्सियम 4 मिशन के तहत। तो जैसे 4 एस्ट्रोनॉट हैं अपने देश में, 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये चारों लोग जो हैं वो ग्रुप कैप्टन हैं एयरफोर्स में, जिनको गगन मिशन के लिए, जो अपने भारत का गगनयान मिशन है, उसमें गगनयान मिशन में इन चारों ही ग्रुप कैप्टन्स को शामिल किया गया है। उसमें से 2 ग्रुप कैप्टन ऐसे हैं जिनको आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसमें एक का नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं और दूसरे का नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर जी। तो ये 2 ग्रुप कैप्टन्स उन 4 ग्रुप कैप्टन में से 2 ऐसे हैं जो कि एक्सियम 4 मिशन है। एक्सियम 4 मिशन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में इनको ले जाएगा और ये वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद फिर गगनयान मिशन जो अपने भारत का है, जिसमें पहली बार 4 एस्ट्रोनॉट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, उसमें ये लोग शामिल होंगे। तो इनका नाम याद रखिएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ये 2 लोग हैं। तो एक्सियम 4 मिशन के तहत ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन के तहत ये लोग अपनी उड़ान भरेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, उनका क्या नाम है। जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है अपने इंडियन आर्मी में, उनका नाम आपको बताना है, जिन्हें पेरिस ओलंपिक्स में सबसे यंगेस्ट, भारत के अब तक के सबसे यंगेस्ट इंडियन रेफरी के तौर पर वहाँ पर शामिल किया गया था। तो उस लेफ्टिनेंट कर्नल का क्या नाम है जिसे भारतीय सेना ने पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय रेफरी के रूप में सम्मानित किया है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक जो हैं, ये आप देख सकते हैं इनको। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं जो पैरा कमांडो होते हैं, इलीट स्पेशल फोर्स के, जो टेररिस्ट वगैरह से काउंटर टेररिस्ट फोर्स के तौर पर होते हैं। जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग होती है, और जो भी इस तरह से टेररिस्ट से लड़ने के लिए बहुत स्पेशल एक इलीट फोर्स होती है अपनी इंडियन आर्मी की, उसके ये पैरा कमांडो रह चुके हैं। और 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पीओके में, उसमें भी ये शामिल थे। उसमें एक दल का नेतृत्व किया था इन्होंने। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक इनका नाम है, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, अभी हाल ही में जारी किए गए एक आंकड़े के अनुसार भारत का क्या रैंक है पूरे विश्व में एल्युमिनियम के प्रोडक्शन के तौर पर। यानी हाल के आंकड़ों के अनुसार एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का पूरे दुनिया में दूसरा स्थान है एल्युमिनियम के उत्पादन के मामले में। और ये आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम भी, जहाँ से ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है जहाँ से एल्युमिनियम को निकाला जाता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि लाल और ऑरेंज में इस तरीके की मिट्टी और आपको ये ओर देखने को मिलेगा। तो चाइना जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का उत्पादक देश है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है। भारत और कौन से दूसरे देश ने मिलकर नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि लोथल गुजरात में बन रहा है, उसे मिलकर भारत और कौन सा एक अन्य देश है जो बना रहे हैं ताकि वो अपने मेरीटाइम हिस्ट्री को सेलिब्रेट कर सकें। यानी भारत और कौन सा अन्य देश संयुक्त रूप से अपने समुद्री इतिहास का जश्न मनाने के लिए लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रहा है। तो ये भारत और वियतनाम दोनों मिलकर गुजरात में लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। हड़प्पा साइट है लोथल, भोगावा नदी पे स्थित है, और इसकी वजह से आप लोग हड़प्पा साइट एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। जब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो तुरंत एंशियंट हिस्ट्री में जाके जितने महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए साइट हैं उनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, उन स्थलों को पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। इस तरीके से करंट और स्टैटिक को जोड़ के आपको पढ़ते चलना है। भारत जो है वो पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति को 2 चरणों में वो कर रहा है, होस्ट कर रहा है। और वो कौन से 2 राज्य हैं जहाँ पर भारत इन्हें होस्ट कर रहा है।
यानी भारत किन दो राज्यों में दो चरणों में पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कर रहा है? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय इसलिए है क्योंकि इसमें एक से अधिक देश शामिल हुए हैं अपने अपने प्लेन के साथ में। तो एक तो ये तमिलनाडु है और दूसरा अपना राजस्थान है। ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्हें शामिल किया है भारत ने उन स्थलों के तौर पे जहां पर भारत का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 को होस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30 देश के आसपास जो है वो देश हैं, 30 के आसपास देश हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। और 10 देश तो ऐसे हैं जो कि अपना खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट ला रहा है। तो 10 देश अपने खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट ला रहे हैं। जो पहला चरण है ये सूलर तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर 6 से 14 अगस्त के बीच में इस एक्सरसाइज को किया जाएगा होस्ट। और दूसरा जोधपुर राजस्थान में होगा, 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक हुआ है। जो 10 देश हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो अपना खुद का फाइटर जेट लेकर आए हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी ये सब देश शामिल हैं। इनको नहीं ध्यान देना है आपको, दो राज्य हैं वो ध्यान रखिएगा। और इसका ये जो पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, क्या नाम है इसका? तरंग शक्ति, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अभी हाल ही में नए कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के कौन बने हैं? यानी कि हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप इनको देख सकते हैं इमेज में, ये हैं टीवी सोमनाथन जी। तो टीवी सोमनाथन जो है वो नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना है, वो ये है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो किसके तहत काम करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत काम करता है। मतलब कैबिनेट सचिवालय जो है वो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत कार्य करता है, जो सरकारी विभागों और एजेंसियों में कार्य के सुचारू संचालन को बढ़ावा देता है। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरीट किस रूल के तहत काम करता है। ये रूल है 1961 में बना हुआ भारत सरकार कार्य आवंटन यानी कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। अच्छा, ध्यान देने वाली बात एक और ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरीट का जो टर्म है, इनका जो कार्यकाल है, वो बढ़ा के 2010 से 4 साल कर दिया गया था। तो कई आप पुराने कैबिनेट सेक्रेटरी जो अब तक हुए हैं उनको आप देखेंगे कैबिनेट सचिव को, तो 4 साल का कार्यकाल उनका रहा है। 2019 में एक संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि आप चाहें तो 4 साल के बाद 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 4 साल के बाद आप 1 साल एक्सटेंड और कर सकते हैं, ये चीज़ है इसमें। तो 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बाद 4 साल का जो कैबिनेट सचिव का कार्यकाल है उसे बढ़ाकर ये बोला गया कि 1 साल आप और उसको बढ़ा सकते हैं, फर्दर एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो कैबिनेट सचिव जो है वो 5 साल के लिए अब नियुक्त हो सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति का आयोजन किया गया। भारत के एयरफोर्स था, भारतीय एयरफोर्स, और दूसरा कौन सा देश का एयरफोर्स इसमें शामिल था? यानी हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस देश के बीच संयुक्त वायु अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया गया? तो ये जो देश है ये है मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति एयरफोर्स जो एयर एक्सरसाइज है, वायु अभ्यास, संयुक्त वायु अभ्यास है, ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज, वो आयोजन किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। हर साल इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? यानी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब देखिए, थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है। थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी क्लिक्स से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल के रास्ते। तो थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंग्लिश एग्जैक्ट हिंदी में उतना अच्छे तरीके से बन नहीं पाता है। तो फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाल ही में किस आईआईटी ने एक जूता तैयार किया है? उससे आप रियल टाइम में, मतलब मौजूदा समय में, किसी भी समय में अगर आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं किसी भी हमारे आर्मी पर्सोनल, जो भी हमारे आर्मी में लोग हैं, आर्म्ड फोर्स में लोग हैं, उनकी लाइव लोकेशन को आप ट्रेस कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं वो अगर वो जूते पहने हुए हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो इस समय कहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको ये बताना है कि किस आईआईटी ने इस तरह के जूते को बनाया हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसका राइट आंसर है बी, आईआईटी इंदौर। तो आईआईटी इंदौर ने एक ऐसा जूता तैयार किया है और उसमें माइक्रोचिप और इस तरह से लाइव लोकेशन के लिए जीपीएस और बाकी चीज़ें लगाई हुई हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक आता है, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है। तो उससे भी आप ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे आर्म फोर्स के लोग हैं और वो कहीं जा आ रहे हैं तो वो उनका लाइव लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हैं। यहीं पर ये बात लिखी गई है, आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा।
भारत का पहला 24 घंटे और सातों दिन अनाज देने वाला एटीएम जिसका नाम रखा गया है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, ये कौन से राज्य में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। तो भारत का पहला 24 घंटे और सातों दिन अनाज देने वाला एटीएम जिसका नाम अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है, इसका उद्घाटन हाल ही में उड़ीसा में किया गया है। ये आप लोग देख लीजिएगा। और उड़ीसा में भी कहाँ किया गया है, तो मंचेश्वर एक जगह है भुवनेश्वर के अंदर, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने एक नीति, उनके यहाँ एक नीति थी, एक पॉलिसी थी, उसको ख़त्म कर दिया कि अगर कोई 2 से अधिक बच्चा रखता है, 2 से अधिक संतान रखता है, तो वो जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं या लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें वो भाग नहीं ले सकते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है? तो यहाँ आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश, और ये उनके सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू जी। तो 2 बच्चों की जो नीति थी वो 1994 में तत्कालीन एकीकृत, उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था, तो उस समय जो आंध्र प्रदेश था उसमें ये पेश किया गया था इस नीति को, जिससे कि स्थानीय निकाय चुनावों में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया था। तो लगभग 30 सालों के बाद जाकर इस नीति को अब बदला गया है। हाल ही में पेंटोंग टार्न शिनावात्रा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी हैं कौन से देश की? तो हाल ही में पेंटोंग टार्न शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं? तो ये हैं थाईलैंड की। शिनावात्रा फैमिली जो है वो थाईलैंड की बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, और ये भतीजी लगती हैं उनकी, जो पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं थाईलैंड की, वो भी शिनावात्रा थी। और शिनावात्रा फैमिली बहुत ही स्ट्रांग फैमिली है, बहुत ही पॉलिटिकली स्ट्रांग फैमिली है वहाँ की, थाईलैंड की। तो पेंटोंगटान शिनावात्रा 37 साल की उम्र में दूसरी महिला बनी थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हो, एक स्टेटमेंट आपको ये दिया जाए कि पेंटोंगटान शिनावात्रा सबसे यंगेस्ट यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको ये दिया जाए कि सबसे कम उम्र में युवा प्रधानमंत्री बनने वाली ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं साथ में थाईलैंड की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं हैं थाईलैंड की, इनसे पहले एक और शिनावात्रा थी, वो बन चुकी हैं, ये दूसरी हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अग्नि मिसाइल के फादर कहे जाने वाले कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अग्नि मिसाइल के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, आप इनको फिगर में भी देख सकते हैं, इनका नाम क्या है? तो ये हैं डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी। तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी को अग्नि मिसाइल का फादर भी बोला जाता था, इनका निधन हो गया। और ये पहले प्रोग्राम डायरेक्टर थे अग्नि मिसाइल के, ध्यान रखिएगा, जो कि भारत का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। अगला सवाल है, किस देश ने एक प्लान अनाउंस किया है कि वो फिर से 2 महीने का कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की शुरुआत करेगा अपने देश में 1 जनवरी 2025 से? यानी कंपलसरी है, सारे जो भी उसमें फिट होंगे युवा और जो भी उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, अगर कोई एलिजिबल होगा, तो अगर योग्यता रखता होगा और उनके देश के हिसाब से, नियम के हिसाब से, तो 2 महीने का सभी को आर्मी में अपनी सेवा देनी है। इस तरह का नियम लागू करने वाला ये कौन सा देश है जो कि 1 जनवरी 2025 से अपने देश में इस नियम को लागू करेगा? इस तरह का सवाल देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ये देश है क्रोशिया। और क्रोशिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो रोमानिया, देखिए ये मैप है, अगर आप क्रोशिया के बगल में देखेंगे तो हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड के बाद फिर रशिया है। तो जो सिचुएशन अभी रशिया और यूक्रेन का चल रहा है उसको देखते हुए इन्होंने भी वहाँ पर तानातानी सिचुएशन जो चल रही है उस एरिया में, तो 2 महीने का कंपलसरी मिलिट्री सर्विस अपने यहाँ लागू करने का फिर से निर्णय लिया है। और री इंट्रोड्यूस है, ये री इंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि फिर से निर्णय लिया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार निर्णय ले रहे हैं, इसके पहले भी इन्होंने इस तरह का निर्णय लिया हुआ है। 78वां जो इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 15 अगस्त को, आपको ये बताना है कि उसका थीम क्या था। 15 अगस्त को मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? तो इस बार का विषय था, थीम था, विकसित भारत। 2047 तक भारत को विकसित करने का जो एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसी को साकार करने के लिए इस बार विकसित भारत या डेवलप्ड इंडिया का थीम रखा गया था 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के आयोजन पर।
कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम स्थापित करेगा? यानी भारत का पहला संविधान संग्रहालय कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, अमेठी यूनिवर्सिटी, शूलिनी यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी या फिर यूपीईएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम होगा, यानी कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो खुलेगा, उसका नाम होगा द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम। और ये 26 नवंबर को इसका उद्घाटन होना था, तो अभी तो 26 नवंबर बीत गया, लेकिन उस समय अगस्त के हिसाब से ये न्यूज़ था कि होना है। तो आप याद रखिएगा कहाँ पर होना था ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम या पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनना था? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। देखिए, इस तरह का भी सवाल यूपी पीसीएस में कभी कभी पूछ दिया गया है, पहले भी पूछा गया है 3-4 साल पहले भी। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान मारिया ब्रानियास मोरेरा, उनकी डेथ हो गई 117 वर्ष की उम्र में। आपको ये बताना है कि वो कौन से देश के बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो ये कौन से देश के बुजुर्ग व्यक्ति थे? अच्छा, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा, इसमें बहुत डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्पेन। ये स्पेन के हैं। और स्पेन और फ्रांस के बीच में अगर आप मैप देखेंगे, अब देखिए ये न्यूज़ पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप मैप उठाइए। स्पेन और फ्रांस के बीच में आप देखेंगे एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप का 6वें नंबर पे सबसे छोटा देश आता है, उसको हम लोग एंडोरा कहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पायरेनीस आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा, माउंटेन श्रृंखला जो कि फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्पेन के ही बगल में ये पुर्तगाल है, और जहाँ पर ये स्पेन है और पुर्तगाल है, ये पेनिनसुला है, क्योंकि 3 तरफ से यहाँ पे समुद्र से ये घिरा हुआ है, और इसे हम लोग आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। ऊपर आप लोग देखेंगे ये फ्रांस की बॉर्डर को और स्पेन को टच करता हुआ यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको हम बे ऑफ बिस्के बोलते हैं। नीचे आप देखेंगे स्पेन के, तो ये मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग मैप में एक बार देख लीजिएगा जाकर। भारत के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट कौन है जो भी हाल ही में 26 अगस्त 2024 को दिल्ली वापस आए अपनी ट्रिप पूरी करके ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन पर जाकर? यानी भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है जो ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के साथ अपनी यात्रा के बाद 26 अगस्त 2024 को दिल्ली लौटे हैं? तो इनका नाम है गोपी चंद थोटाकुरा। अब इनके बारे में देख लीजिए। देखिए, देखने में आपको लग रहा है कि ये पायलट हैं, प्लेन उड़ाते हैं, नॉर्मल सिविलियन प्लेन्स को। पहले हम समझते हैं ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है। अमेज़ॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उन्हीं की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन का एक मिशन था न्यू शेफर्ड 25। इस मिशन के तहत जो भी लोग स्पेस में एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, टूरिज़्म के तौर पे अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं, तो ये मिशन न्यू शेफर्ड 25 के तहत उनको भेजा गया था। अब ये जो हमारे थोटाकुरा जी हैं, ये राकेश शर्मा जी जो 1984 में ऊपर स्पेस में गए थे, उसके बाद ये दूसरे भारतीय बने हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल किए हैं। लेकिन इनका खास बात ये है कि एज अ टूरिस्ट के तौर पर, पर्यटक के तौर पर ये पहले भारतीय बने हैं जो कि स्पेस में जाकर इन्होंने ट्रैवल किया, और लगभग 105 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये गए। जहाँ तक बात है गोपी चंद थोटाकुरा जी की, तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, वहीं के ये रहने वाले हैं और इस समय ये पायलट हैं। दुनिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है जिसे चेन्नई आधारित स्पेस जोन इंडिया ने लॉन्च किया है मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर? दुनिया के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का क्या नाम है जिसे स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से चेन्नई से लॉन्च किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रुद्राक्ष प्रथम, रूमी प्रथम, भूमि प्रथम, आकाश प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमी 1 यानी रूमी प्रथम। अब देखिए, रीयूजेबल का मतलब सिंपल सा क्या है, यूज़ किया आपने और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस रॉकेट को अगर आपने ऊपर भेज दिया कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फिर ये रॉकेट सही सलामत आपके पास पहुंचा, इसमें फिर से दोबारा आप अपने सैटेलाइट या जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप फिर से इसी सेम रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए रीयूजेबल का नाम दिया गया है। हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब ये हो जाता है कि इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के ईंधनों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हाइब्रिड भी है। और चेन्नई आधारित स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। तो रूमी 1 ये याद रखिएगा। बाकी देखिए 35 किलोमीटर की हाइट तक ये रॉकेट गया और वापस आया धरती पर कई सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके। तो ये रॉकेट हमारा ख़राब नहीं हुआ, इसे दोबारा फिर से भेजा जा सकता है अगर आप कोई और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो।
यही एक डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा। हाल ही में एक साइक्लोन था आसना, जो कि कच्छ के कोस्ट पे गुजरात में और आसपास का जो पाकिस्तान का एरिया लगता है, गुजरात कच्छ के आसपास, वहाँ पर ये साइक्लोन आया था। आपको बताना है कि ये जो आसना नाम है ये कौन से देश ने दिया है। यानी हाल ही में गुजरात के कच्छ तट और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों पर चक्रवात आसना जो है वो बना हुआ था। आसना जो नाम है वो किस देश के द्वारा दिया गया ये आपको बताना है। अब इसमें से दो सवाल बनेगा। पहला, आसना जो ये साइक्लोन है, चक्रवात तूफान है, पहले तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से जगह पर ये आया था। तो ये आपको क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में ही कि ये कच्छ और आसपास के क्षेत्र में टकराया था। दूसरी चीज़, ये जो नाम है ये किस देश ने दिया था, और कभी कभी उसका मतलब पूछ लेते हैं। तो ये जो नाम है ये पाकिस्तान ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ होता है द वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेस्ड, यानी जिसकी प्रशंसा किया जाए, प्रशंसा किए जाने वाला, उस ये आसना शब्द का अर्थ होता है। इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में आईएनएस तबर ने एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की विद द नेवी शिप अटालिया ऑफ विच कंट्री इन द मेडिटेरेनियन सी। यानी हाल ही में आईएनएस ताबर ने भूमध्य सागर में किस देश के नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास, जिसे हम लोग बोलते हैं मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये भारत और कौन से दूसरे देश के साथ मिलकर हुआ है? तो ये दूसरा देश है स्पेन। तो देखिए, स्पेन हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से मैप खोलिएगा और स्पेन और फ्रांस के बीच में जो भी मैप आपको समझ में आ रहा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारत का पहला खुद का इंडिजिनियसली डेवलप्ड किया हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया है। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। यानी हाल ही में भारतीय तट रक्षक, जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड भी बोलते हैं, उसने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? समुद्र पर्यावरण, समुद्र प्रताप, समुद्र यात्रा, समुद्र यूथ। तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। और देखिए इसका काम क्या है। पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल यानी कि प्रदूषण नियंत्रण पोत, नाम से ही लग रहा है कि अभी जैसे कोई एक जहाज जाती है और मान लीजिए कोई कंटेनर गया, उसमें खूब सारा तेल वगैरह था। अगर वो जहाज किसी भी तरीके से दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जो तेल वगैरह है वो सारा का सारा समुद्र में फैल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो सूर्य की रोशनी नीचे पहुंचनी होती है समुद्र में, वो उतनी मात्रा में नहीं पहुंचेगी। तो जो भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, और उन पौधों के ऊपर जो आश्रित बाकी जीव जंतु हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। इससे आप ही के समुद्र के जो जीव जंतु हैं उनके जीवन पर असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को तुरंत दूर करने के लिए एक हमारे पास इस तरह की भी जहाज़ होनी चाहिए। अभी तक हम दूसरे देशों से लेते थे, बट इस बार हम लोगों ने पहली बार, भारतीय तटरक्षक ने खुद का अपना एक इस तरह का जहाज़ डेवलप किया है, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, यहाँ पर बहुत सारी जहाज़ें बनाई जाती हैं। उसी ने ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसको आईएनएस पर ये जो समुद्र प्रताप है इसको तैयार किया है। हाल ही में कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है भारत का जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया का बनाकर? तो इस रेलवे स्टेशन ने दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कराया। और ये जो रेलवे स्टेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर पूरा नाम देखेंगे तो इसका नाम है श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 1507, यानी कि 1.5 किलोमीटर से भी 7 मीटर ज़्यादा, 1.5 किलोमीटर की लंबाई का ये प्लेटफॉर्म है। तो बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल किया गया है। कौन से देश ने फतेह में मोहजेरानी जी को, फतेह में मोहजेरानी, इनका नाम है फतेह में मोहजेरानी जी को, पहला अपने सरकार का फीमेल स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया है, यानी अपनी पहली महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है इस देश ने? तो ये जो देश है इसका नाम है ईरान। ये ईरान है ऐसा देश करने वाला, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा पहला देश बन गया है पूरी दुनिया का जिसने कार्बन टैक्स लगाया है लाइव स्टॉक फार्मिंग पर? यानी पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये देश है डेनमार्क। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब आप पशुपालन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मीथेन है उसका बहुत बड़ा स्रोत पशुपालन से भी आता है। तो पशुपालन करने की वजह से मीथेन का रिलीज़ होगा, मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा, और मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है। तो इसीलिए उस पर टैक्स लगाया गया है कि जितने ज़्यादा आप पशु रखेंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो $100 का टैक्स देना पड़ेगा हर एक गाय पे। ये डेनमार्क में
ये नियम लाया गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जलवायु संकट में जो ये क्लाइमेट क्राइसिस है, इसमें वैश्विक खाद्य प्रणाली जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल फूड सिस्टम, उसका बहुत बड़ा योगदान है, जो लगभग 1/3 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का उत्पादन करती है। तो ये जो हमारे सामने वैश्विक खाद्य प्रणाली है, जो भी खान पान के लिए हम जो पशुधन और ये सब रखते हैं, तो इनकी तरफ से दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा योगदान है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। किस देश ने हमारे भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है 100th फुल मेंबर के तौर पे? यानी कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो आप मैप में भी देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका का ये देश है जिसका नाम है पराग्वे। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा, पराग्वा जो है वो 100वें देश के रूप में फुल मेंबर के तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। उस देश का नाम है पराग्वा। अब अगर हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लें तो 30 नवंबर 2015 को तब हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और तब के जो राष्ट्रपति थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन, दोनों लोगों ने मिलकर जो COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 मीटिंग हुई थी फ्रांस में, पेरिस में, वहाँ पर इसे लॉन्च किया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव में है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि अब उनके जो मंत्री हैं वो अपना खुद का इनकम टैक्स पे करेंगे? सरकार अब उनके लिए उनका इनकम टैक्स पे नहीं करेगी, जो भी उनकी आमदनी है। तो इस तरह का जो राज्य सरकार है जिसने निर्णय लिया है, उसका नाम है राज्य का मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि अब उनके जो मंत्री हैं वो अपना आयकर स्वयं भरेंगे, सरकार नहीं भरने वाली है। किस राज्य में जो चैडविक हाउस है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के कैग के पहले म्यूजियम के तौर पे? यानी किस राज्य में चैडविक हाउस को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय में तब्दील किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, चैडविक हाउस की अगर आप बात करेंगे तो तब जो महाराज थे, कपूरथला के जो महाराज थे, उनका ये शिमला में अपना घर हुआ करता था, उनका निवास होता था शिमला में, और इसे ही चैडविक हाउस कहा जाता था। महात्मा गांधी भी यहाँ पर रुके थे कैबिनेट मिशन के समय में जब बात करनी थी। तो कैबिनेट मिशन की जब यहाँ बात आ गई है तो कैबिनेट मिशन भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोगों का जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा उसमें 1-2 दिन में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, चीज़ें कवर कर लेंगे, लेकिन एक बार आप लोग फिर भी बैकग्राउंड देख लीजिएगा। इन सब में से कौन सा पहला देश बन चुका है जिसने रॉक और सॉइल के सैंपल को मून के फार साइड से लाया है? यानी निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा के दूर वाले जगह से चट्टानों और मिट्टी के नमूने प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो चंद्रमा का दूर वाला हिस्सा या मून का फार साइड कौन सा है? वो हिस्सा जो हमें हमेशा दिखता है, हमें तो हमेशा एक हिस्सा दिखता है चंद्रमा का, जो उसके पीछे है दूसरा साइड है जो हमें कभी नहीं दिखता है। वहाँ से जाकर चीन ने रॉक और सॉइल का सैंपल लाया है, और ये ऐसा करने वाला चाइना है। और अगर हम लोग बात करें कि ये किस मिशन के तहत ऐसा किया है चाइना ने, तो ये चैंग E6 पहला मिशन है ह्यूमन हिस्ट्री में, जहाँ पर कोई देश जाकर चाइना के चंद्रमा के दूसरे हिस्से से, मतलब दूर वाले हिस्से से, वहाँ से पत्थर और मिट्टी के सैंपल को लेकर अपने देश में नमूना जो है मिट्टी और पत्थर का, वो लेकर वापस लौटा है। और आखिरी सवाल, हाल ही में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च और एजुकेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? यानी हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है गुजरात में। इसको ध्यान रखिएगा। और गुजरात में भी कहाँ पर? तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो गुजरात के गांधीनगर जिले में है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च और एजुकेशन की। तो ये अपना 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।